viewers, welcome to my channel. Let's discuss. I am Priyanka Priyadarshi. Today I am going to discuss the topic Elton Mayo theory, human relation theory. It's a motivational theory. It is conducted in Chicago. It's in USA, and this theory is called Elton Mayo theory because Elton Mayo was the person who conducted a series of experiments during 1924 to 232. So a series of experiments in which the output of the workers was observed to increase as a result of improved treatment by their managers. तो एल्टन मायो ने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्या रीज़न है जिससे किसी एम्प्लॉय की, किसी वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो इम्प्रूव हो जाती है. सो फिजिकल फैक्टर्स वॉज इम्प्रूव्ड सच एज लाइटिंग. रिजल्ट वॉज वेरी शॉकिंग कि सिर्फ लाइटिंग से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है. इसी तरह से कई सारे फैक्टर्स उन्होंने ऑब्जर्व किए और हाइपोथेसिस बना कि इस हाइपोथेसिस की वजह से, इस फैक्टर की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. और एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट आया कि क्यों प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इट वाज वेरी शॉकिंग. तो एल्टन मायो ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है वो सीरीज ऑफ 4 एक्सपेरिमेंट्स, 4 पार्ट में अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया. पहला है एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट. एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जो लाइटिंग सिस्टम होती है ऑर्गेनाइजेशन की या फैक्ट्री की, उससे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है. अगर लाइटिंग सिस्टम डिम हो तो क्या होता है, डिम ना हो, बिल्कुल प्रॉपर फुल लाइट हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर फ्लक्चुएट करे, कभी लाइटिंग सिस्टम ज़्यादा हो और कभी कम हो, कभी डिम हो और कभी बिल्कुल ब्राइट हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है. तो इस एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट को उन्होंने 2 साल तक ऑब्जर्व किया और फाइनली देखा कि किसी भी कंडीशन में प्रोडक्टिविटी जो है वो सेम है, कंटिन्यूसली धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है. इसका लाइटिंग सिस्टम का एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. फिर सेकेंड उन्होंने देखा, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट था. रिले असेंबली में जो स्विच बोर्ड के कुछ पार्ट्स होते हैं उसको असेंबल करने का एक काम होता है. उन्होंने ग्रुप ऑफ 5 विमेन को पहले सेलेक्ट किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि उनको अच्छी रेस्ट रूम फैसिलिटी दी गई, उन्हें हॉट लंच प्रोवाइड किया गया, प्रॉपर रेस्ट पीरियड प्रोवाइड किया गया, इंसेंटिव्स दिए गए अच्छे काम के लिए. तो ये सारे जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव कंडीशंस दिया गया, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो इम्प्रूव हो रही थी. फिर कुछ समय के बाद ये जो पॉजिटिव कंडीशंस थे वो उन्हें हटा दिया गया. लाइक जो उनका वर्किंग आवर्स था 8 आवर्स, उसको स्ट्रेच करके 10 आवर्स कर दिया गया. फिर रेस्ट पीरियड नहीं दिया गया, इंसेंटिव भी रिड्यूस कर दिया गया. फिर भी उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही कर रही थी, डिक्रीज नहीं कर रही थी. उसमें एक स्पेशल बात ये थी कि जो 5 वुमेन का ग्रुप बनाया गया था जिस पर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वो फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते थे, वो अपने तरीके से काम कर सकते थे. बस उन्हें था कि ये काम उन्हें एंड ऑफ द मंथ करके देना है. इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि आपस में बात नहीं कर सकते, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, इतने टाइम तक ही काम करना है, इसके बाद आपको कंटिन्यूसली इतने घंटे काम करना है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं था. वो फ्रीली अपने तरीके से काम कर सकते थे और आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे. ये फैसिलिटी उन्हें दी गई थी. तो फिर ये माना गया कि हो सकता है वुमेन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट ना काम किया तो मेन के ऊपर ट्राई करते हैं. तो फिर 5 ग्रुप ऑफ मेन लिया गया, उनके ऊपर सेम एक्सपेरिमेंट किया गया कि पहले उन्हें बहुत सारे फिजिकल अच्छे कंडीशंस दिए गए, फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर सारे कंडीशंस को हटा दिया गया, फिर एक्सपेरिमेंट किया गया और रिजल्ट जो था वो सेम था. प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था. सिर्फ एक कंडीशन सेम था कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे, वो आपस में बात कर सकते थे और वो अपने तरीके से काम कर सकते थे. देन थर्ड जो एक्सपेरिमेंट था वो इंटरव्यूइंग प्रोग्राम था. इंटरव्यूइंग प्रोग्राम को क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं. ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है. वो इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में तो आप समझ सकते हो कि इंटरव्यू लिया जा रहा होगा, लेकिन क्लिनिकल मेथड
भी आपको जाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप एनालाइज़ नहीं कर सकते हो कि इसके अंदर के कंटेंट क्या होंगे। तो इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में क्या हुआ कि फ्रिक्वेंटली उनसे एक इंडिविजुअल था, वो सारे एम्प्लॉयज़ से, सारे वर्कर्स से इंडिविजुअली इंटरव्यू ले रहा था उनका, और उन्हें बोला गया कि आप क्रिटिसाइज़ करो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिससे कि आपका जो फीडबैक है वो हम लें, और जो भी आपका फीडबैक है उसको हम इम्प्रूव करके आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपके अकॉर्डिंग अपडेट कर सके। तो जितने भी वर्कर्स थे उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन हुआ, सेंस ऑफ रिकॉग्निशन फील हुआ उनको कि हम भी कुछ है, मतलब हमारा भी कोई वजूद है इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा फीडबैक लिया जा रहा है, हमारे ओपिनियन को इतना वैल्यू दिया जा रहा है, तो दे फील मोटिवेटेड। तो उन्होंने जो भी उनका जो ड्रॉबैक्स था, जो वो फील कर रहे थे, वो आसानी से वो बोल सकते थे और उनको वो अपनी बात टॉप मैनेजमेंट तक रख सकते थे। तो ये उनके एम्प्लॉय की मोरल को बहुत बूस्ट किया, मोरल उनका बहुत हाई हुआ कि हम वर्कर होके भी हम टॉप एग्जीक्यूटिव को अपना सजेशंस दे सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, वी कैन बी ओपन अप एंड वी हैव गिवन द राइट टू स्पीक our feelings, what we feel about the organization, what are our grievances, और जो हमारा ग्रीवेंस है उसके ऊपर काम होगा और फ्यूचर में उसके वो ग्रीवेंस हमें नहीं फेस करना पड़ेगा। तो उनका मोरल काफ़ी हाई हुआ। फिर थर्ड, और इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज़ हुई, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फिर एंड ऑफ द डे देखा कि इससे उनका जो मोरल है वो बूस्ट हुआ, तो बट ऑब्वियस से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। फिर फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट किया वो था बैंक वायरिंग टेस्ट रूम था, उसमें एक बैंक वायरिंग का रूम था जिसमें कि उन्हें वायरिंग करना था। तो 14 ग्रुप ऑफ पीपल को एक रूम में रखा गया और उन्हें बताया गया कि ये काम आपको कंप्लीट करना है, एज अ ग्रुप आपको इंसेंटिव मिलेगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को नहीं मेजर किया जाएगा। वी विल नॉट ऑल द टाइम डायरेक्ट यू कि ये करो वो करो, डेली बेसिस पे आपको हम नहीं जज करेंगे, डेली बेसिस पे आपको नहीं पोक करेंगे कि आपने ये गलत किया, ये सही किया। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कंप्लीट करके देना है, बस इतना बताया गया और आपका जो परफॉर्मेंस एज अ ग्रुप देखा गया। तो उसमें ये निकल के आया कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें ये हाइपोथेसिस था कि ग्रुप परफॉर्मेंस से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है कि नहीं होती है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी। तो क्या रीज़न है कि आप डेली बेसिस पे उन्हें डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप उन्हें टारगेट नहीं दे रहे हो। आप एक बार टारगेट दे दिया और वो इंडिविजुअल अपने से काम करेंगे, ऐसा कैसे हो गया? तो हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि जब आप उन्हें एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देते हो तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली इनफॉर्मल ग्रुप बन जाते हैं। उस इनफॉर्मल ग्रुप में आपस में ग्रुप कोहेसिवनेस होता है, लोग आपस में अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होता है, वो फ्री होते हैं अपने तरीके से काम करने के लिए। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है उनके अंदर और वो ऐसा मानने लगते हैं कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे बंदे हैं। क्योंकि आप इनफॉर्मली लोगों से अटैच हो गए तो आप एज अ फैमिली मेम्बर हो गए। आप जब घर से निकलते हो और आपको लगता है कि वो वहाँ पे ये एम्प्लॉई है, मुझे ऐसे टारगेट मिलेगा, मुझे ये करना होगा, वो करना होगा, डेली बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और टारगेट नहीं पूरा करने पर हमें पेनल्टी मिलेगी। अगर ये सारी इनसिक्योरिटीज़ आप वर्कर के दिमाग में नहीं है तो जैसे वो घर में रहता है वैसे ही वहाँ अगर एनवायरनमेंट मिले कि हम फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, हम फ्रेंड्स मिल के एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए, कॉमन गोल के लिए काम करेंगे, तो एक हैप्पीनेस, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो होता है, जो उन्हें मोटिवेट करता है कि आप और अच्छा करो एज अ ग्रुप, और आप और अच्छा करो। उस ग्रुप में ना कोई इनसिक्योरिटी होती है, ना कंपटीशन होता है और ना ही जेलसी होती है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि सभी लोग कॉमन गोल के लिए पॉजिटिवली काम करते हैं और नेगेटिव थॉट्स किसी के मन में नहीं होता। एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ फ्रेंड्स, दे वर्क टुगेदर। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया एल्टन मायो का, वो ये आया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इंसेंटिव का तो फ़र्क पड़ता ही है, सिर्फ सैलरी के लिए लोग काम नहीं करते हैं।
सिर्फ फिज़िकल कंडीशन ही इफ़ेक्ट नहीं डालता है, और सिर्फ जो आप टॉप मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करने का जो डायरेक्ट आप टॉप मैनेजमेंट के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, सिर्फ उससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सोशल ग्रुप से। ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल ग्रुप है, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ एक इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि आपने एलिमिनेशन में देखा कि लाइट ज़्यादा है, कम है, जैसा भी है, लेकिन जो लेडीज़ हैं उनको फ्रीली काम करने का मौका दिया गया। वो आपस में बात कर सकती थी, वो अपने व्यूज़ को शेयर कर सकती थी, तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं था, वो बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम कर रहे थे, तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई। फिर इंटरव्यूइंग प्रोसेस में भी क्योंकि उन्हें कम्युनिकेट करने का मौका मिल रहा था, तो वो बिल्कुल अपने आप को अटैच कर पा रहे थे अपने टॉप मैनेजमेंट से कि हाँ, हमें ग्रीवांस है और आप पे हमें फेथ है कि आप हमारे ग्रीवांस को ओवरकम करेंगे। तो एक फेथ था। वो फेथ किससे होता है? कोहेसिवनेस के थ्रू होता है, इंटरैक्शन के थ्रू होता है। बैंक फायरिंग रूम में भी कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, फिर भी लोगों में अब सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो इनफॉर्मल ग्रुप आपस में बना लिए थे और इनफॉर्मल ग्रुप में ही टास्क असाइन कर लेते हैं कि हम इतने टाइम पे इतना काम करना है, तो हम एज अ ग्रुप 5 काम को ऐसे बांट लेते हैं, और इस तरीके से जो काम नहीं करेगा तो उन्हें हम लोग वैसे आपने क्लास में भी देखा हो कि जो बच्चा नहीं पढ़ता है तो पेरेंट्स लाख बोले कि आप पढ़ो, तो उसका परफॉर्मेंस उतना इंक्रीज़ नहीं होता है। रादर कि अगर उसके फ्रेंड्स ही बोले कि अरे तुम तो फेल कर गए हो, हम तुम्हें अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे, तो ये जो आपके जो कलीग्स आपको जो फीडबैक देते हैं उसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ग्रुप में ही जो लोग काम नहीं करते हैं तो उन्हें कुछ बुली करना या फिर उन्हें ह्यूमिलेट करना या फिर उन्हें मोटिवेट करना कि हम सब काम कर रहे हैं, आप भी काम करो, ये उसकी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा इम्प्रूव करता है। रादर कि मैनेजमेंट बोले कि आपकी इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। इससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि एज अ ग्रुप आपके फ्रेंड्स आपको फीडबैक देते हैं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, आप इस तरीके से इम्प्रूव करो। तो बेसिकली जो एल्टन मायो का की जो थ्योरी है वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई काम करते हैं तो उनके अंदर ग्रुप कोहेसिवनेस होनी चाहिए, उनके अंदर एक सेल्फ बिलोंगिंगनेस होती है, लोगों से मिलजुल के काम करते हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तो इस एनवायरनमेंट से मोरल इंक्रीज़ होता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिलेशन theory because we all know that human is a social animal. We love to socialize with other people, we love to work as a group member rather doing work individually, right? So apart from that there are some criticism, और वो criticism क्या है? पहला है lack of validity। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की में कोई वैलिडिटी नहीं है कि हाँ इसके ये वैलिड है। ये कई बार ये ऐसा होता है कि जो सोशल ग्रुप में जो बंदे काम करते हैं फिर भी उनका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेंड्स को बहुत इजीली लेते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन ही काम करता है, तो एक्सेप्शंस ऑलवेज लाइज। फिर मोर इम्पॉर्टेंस टू ह्यूमन फैक्टर, तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर को दिया गया है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए। आप ह्यूमन फैक्टर से ही हर तरह की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, टेक्नोलॉजी भी कोई चीज़ होती है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप वर्कर हो, कोई काम कर रहे हो और अगर आप किसी मशीन के ऊपर कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो इसमें आप बिल्कुल अकेले रहकर एक मशीन पे अगर काम कर रहे हो, इस टाइप ऑफ जॉब के लिए जो मोनोटोनस होती है, जिसमें आउटपुट होता है, जिसमें प्रोडक्शन स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए ये थ्योरी फेवरेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोर एम्फेसिस ऑन ग्रुप डिसीजन। कई बार ये ऐसा होता है कई ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो ग्रुप डिसीजन में एक ग्रुप कुछ और बोलता है, ये कुछ और बोलता है, वो कुछ और बोलता है, तो कॉन्फ्लिक्ट में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। रैदर कि आप रिसर्चर्स को बुलाओ और अपनी डिसीजन मेकिंग में जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं और रिसर्चर्स हैं वो लोग मिलकर ज़्यादा बेटर डिसीजन दे सकते हैं। ओवर इम्पॉर्टेंस टू फ्रीडम टू वर्कर्स, तो इसमें
वर्कर्स को इतना ज़्यादा फ्रीडम दिया जा रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इन रियलिटी इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ग्रुप में 5 महिलाओं को छोड़ दें और बोले कि आप फ्री हैं कुछ भी बात करने के लिए, कितने देर के लिए भी अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तो रियलिटी में अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो क्या होगा कि जो 5 महिलाएं हैं वो सिर्फ गॉसिप करती रह जाएंगी अपने घर परिवार के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, और रिजल्ट ज़ीरो आएगा। इसलिए इट्स नॉट टोटली राइट, पार्शली इट इज़ राइट कि थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए, बट इट्स नॉट टोटली राइट। तो थोड़ा कमांड तो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, बट स्टिल ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज़ अ वेरी राइट फेनोमेना, और ह्यूमन रिलेशन काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है विद सर्टेन कंट्रोल। ये सब सारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का भी होना चाहिए। तो इसी के साथ आई होप कि आपको मेरा ये लेसन, ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। इट्स अ सीरीज ऑफ 4 एक्सपेरिमेंट्स। जब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो आप 2-3 लाइन्स आप इस 4 एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करके और लास्ट में ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को आप अच्छे से एलैबोरेट करके लिख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट एल्टन मायो थ्योरी, दैट इज़ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। आई होप आपको मेरा लेसन पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।